नमस्कार दोस्तों। गुरुवार की दोपहर मार्केट जैसे कहते हैं ना, कल बहुत ही अच्छी रिकवरी है लेकिन आज वापस प्रॉब्लम में आ गए। प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ, वॉलेटाइल है। 100 पॉइंट ऊपर है, वापस नीचे चला गया, वापस ऊपर गया। और जब तक ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, 50 पॉइंट अप है। लेकिन वो मोमेंटम नहीं है जो कल कल एक तरह से कह सकते हैं ना कि एक पुल बैक रैली थी। छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन हाँ पुल बैक रैली थी। आज भी शुरुआत तो पुल बैक रैली से हुई 100 पॉइंट ऊपर, लेकिन वापस हम लोग नीचे चले गए। तो ये प्रॉब्लम है क्योंकि सेलिंग हर एक ऊपर के लेवल पे आ रही है। और यहाँ से देखना रहेगा कि जो पॉलिसीज अभी ट्रम्प जो बयान कर रहे हैं, बयानबाजी चल रही है व्हाइट हाउस में। जैसे कल, आज सुबह क्यों ये मार्केट थोड़ा बढ़ा था, क्योंकि बताया गया कि भाई यूएस ने मैक्सिको और कनाडा पे ना कुछ टैक्सेस में थोड़ी राहत दे रहे हैं, और 1 महीना कुछ कुछ कंपोनेंट में डिले हो रहा है। ऑटो में भी 1 महीने का डिले हो रहा है। तो वो सब बातें चल रही है, कुछ कुछ जगह पे वो लोग ढील दे रहे हैं। एक तरह से ना ट्रम्प वापस नेगोशिएशन टेबल में जा रहे हैं। वही उनकी हरकत है कि उनको बेसिकली क्या है कि सबको टेबल पे लाना है और नेगोशिएट करना है। तो वो देखना रहेगा कि क्या नेगोशिएशन आता है। तो मार्केट थोड़ा उससे रिलीफ हुआ था। इंडिया के लिए तो काफी पॉजिटिव थे आज। बाय द वे, आज आगे जाने से पहले मैं 2-5 मिनट मार्केट के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके बाद हम लोग बात करने जा रहे हैं आज पीएसयू कंपनीज का। वो जो सीरीज चल रही है वो आज हम लोग पीएसयू कंपनीज में हम लोग ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज लेंगे, ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया। काफी लोगों का निवेश है और ऑयल $70 के नीचे चला गया। तो अभी क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा इन दो स्टॉक में, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, उस पर भी बात करेंगे। ओके। बाय द वे, आप लोगों ने अभी भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर दीजिएगा। और आपके क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई एम गोइंग टू टेक इट। और ये संडे हमारा लाइव सेशन है 11 बजे, वो अटेंड करना मत भूलना, उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा। चलिए वापिस जाते हैं आज के मार्केट के बारे में। 2-5 मिनट बात करूंगा, फिर हम लोग ऑयल पे, ये कंपनीज पे बात करेंगे। देखो, बहुत सारे आज पॉजिटिव थे इंडिया के। एक तो 1.8 ट्रिलियन रुपीज का ना ऑलमोस्ट बात चल रही है कि भाई अपने कहते हैं ना कि बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई फंड इन्फ्यूजन करने वाला है। तो एक बड़ा वो पॉजिटिव था। दूसरा पॉजिटिव ये था कि ऑयल $70 के नीचे चला गया। बहुत टाइम के बाद $70 के नीचे चला गया। और क्यों? क्योंकि ये जो टैरिफ के जो चल रहा है, सीन चल रहा है, तो इससे ट्रेड इम्पैक्ट होगा ग्लोबली। दूसरा है कि ओपेक ने अपना आउटपुट बढ़ा रहे हैं। तो ओपेक आउटपुट बढ़ा नहीं रहे, तो उसके वजह से भी ऑयल नीचे जा रहा है। और ट्रेड इम्पैक्ट बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ऑयल क्या होता है कि जब ट्रेड अच्छे होते हैं तभी ऑयल ऊपर जाता है। तो वो $70 पर बैरल। अभी कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसे आ रही कि ये $60 पर बैरल जाएगा। अब सोचो, $60 जाता है तो अपने लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अपना जो फिजिकल डेफिसिट तुरंत ही धड़ाम करके नीचे गिर जाएगा। तो वो अपने लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है अगर यहाँ से नीचे जाता है तो। और यहाँ क्या होता है कि जब इस तरह से ऑयल नीचे जाता है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी होती है ना, जो ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, सॉरी ऑयल इंडिया, तो इन लोगों को डायरेक्टली प्रॉब्लम आती है। जबकि उसके सामने जो कहते हैं ना रिफाइनरी और मार्केटिंग कंपनीज होती है, जैसे बीपीसीएल हो, आईओसीएल हो, उन लोगों को, एचपीसीएल हो, उनको डायरेक्टली फायदा होता है। क्योंकि उनको फिर वो रॉ मटेरियल लेते हैं ना, फिर वो एंड कंज्यूमर को बेचते हैं रिफाइनरी के साथ, तो उनको फायदा होता है। यहाँ ऑयल एक्सप्लोरेशन को प्रॉब्लम हुआ। तो वो भी एक अच्छी चीज है। मैक्रो इकोनॉमिक के ये नीचे गया, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी तो कोई भी अच्छी बात टिक नहीं रही है। हर एक लेवल पे थोड़ी थोड़ी सेलिंग हो रही है। क्या 22,000 से नीचे हम लोग वापिस जाएंगे? अभी 22,400 के आसपास घूम रहे हैं। सो लेट्स सी कि 22,000 के नीचे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि 21,822 के हजार में, टेक्निकल भाषा में बोले, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये चार्टिस वाले भैया हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई 21,800 से 22,000 में बहुत ही मेन सपोर्ट रहता है। तो देखते हैं वो क्रॉस करता है कि नहीं नीचे। लेकिन हाँ, अभी तो नहीं लग रहा है। तो लेट्स सी, थोड़े दिन तक देखेंगे। और मेनली दूसरा एक जो बयान आया कि ट्रम्प ने बोला है कि भाई इंडिया तो बहुत टैक्स लगा रहा है, 100% ऑटोमोबाइल पे लगा रहा है। वही बयानबाजी चल रही थी सुबह। और वो 2 अप्रैल को मैंने मोदी को बोल दिया है कि मैं तो टैक्स लगाने वाला हूं, मैं रेसिप्रोकल टैक्स लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो भाई वो लगाएंगे लगाएंगे, बातें तो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो लगा दिया चाइना पे, कनाडा, मेक्सिको, तो इंडिया पे तो लगने ही वाला है। करेक्ट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन वहां अभी हवा में ये भी बात भी चल रही है कि भाई शायद प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट के, जो अपना ऑटोमोबाइल कंट्री कंपनीज है ना, और
वहां टैरिफ जो है ना वो 100% है, जैसे टेस्ला को यहाँ आना है तो वहां वो जीरो करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जीरो करने से पहले वो बात करना चाहते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, क्या आप वो कंपटीशन झेल पाओगे, नहीं नहीं। अभी देखो ये सही बातें चल रही है, अब ये सही होगा कि नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर जीरो करते हैं तो सही में तगड़ी कंपटीशन होगी। लेकिन आई थिंक M&M हो, टाटा मोटर्स हो, मारुति हो, आई थिंक दे आर कैपेबल इनफ टू फेस द कंपटीशन। अगेन इंडिया में बिजनेस करना इतना भी इजी नहीं है, टाइम लगता है कोई कंपनी को आके नो उस तरह से नो प्रोडक्शन बढ़ाना से लेके सेल। सो लेट्स सी क्या होता है। जबकि गवर्नमेंट गवर्नमेंट रिलक्टेंट है, ये बोला है यूएस ने, ट्रम्प ने बोला है कि भाई इसको जीरो किया जाए। अभी गवर्नमेंट तो रिलक्टेंट है कि भाई जीरो करे, वो कुछ फेज मैनर में करना चाहते हैं शायद। इनिशियली बातें हो रही थी कि 25% टैक्स लगेगा, टैरिफ इन सब कंपनीज में। तो अगर ये सही में होता है तो देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज भी, अगर यहाँ जीरो होता है तो हम लोग भी यहाँ से कंपनी यूएस में अगर टाटा मोटर्स हो या M&M हो, अगर वो बेचते हैं वहां तो वहां भी टैरिफ जीरो होगा। तो काफी लोगों को लगता है कि यार इंडियन कंपनीज के कौन लेगा। अरे यार आप देखो, लैंड रोवर जैगुआर धूम मचा रही है चाइना में, वो टाटा मोटर्स की तो है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सब कंपनीज भी अगर वहां सेल एक्सपोर्ट कर सकती है, वहां भी डिमांड तो है। और वहां सस्ते मॉडल की भी डिमांड है। करेक्ट, सब कुछ प्रीमियम थोड़ी होता है, सस्ते मॉडल भी तो, अपने तो सस्ते कितने मॉडल होते हैं अपने तो शायद इकोनॉमिक क्लास जो वहां होता है उनको भी नो अपने मॉडल अच्छे भी लगे। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि हमारे मॉडल वहां नहीं चलेंगे। क्योंकि ट्विटर में ऐसा चल रहा है कि नहीं नहीं इंडिया की तो कोई, अरे भाई टाटा मोटर तो देखो धूम मचा रहा है चाइना में, इवन यूरोप में भी धूम मचा रहा है। सो इट विल बी आई थिंक अ फेयर कॉम्पिटिशन, पर देखना पड़ेगा किस तरह से होगा। चले अब ये बात साइड में रखते हैं, वो तो अभी टाइम ही बताएगा क्या होगा। अभी हम लोग बात करते हैं ऑयल कंपनीज के बारे में। ऑयल कंपनीज की बात करो तो जैसे मैंने एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करी, ONGC, ऑयल इंडिया, तो इन सब का रॉ मटेरियल क्या है एक्सप्लोरेशन में, वही है कि आपको क्रूड ऑयल निकालना है। करेक्ट, एक्सप्लोरेशन करके वो सी में हो या कहीं और हो, राजस्थान हो या कहीं भी हो, और उनका डायरेक्टली डिपेंडेंसी होता है क्रूड ऑयल प्राइसेस पे। तो क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर ऊपर रहेगा तो उनको फायदा है, नीचे होगा तो प्रॉब्लम है। ये बेसिक चीज है, ठीक है। इसलिए आप देखो तो अगर ONGC की अगर बात करो ना, और 15 साल का भी रिटर्न देखो तो 15 साल पहले जो भाव था ना वो यही भाव था। अगर 5 साल का रिटर्न देखो तो आपको लगेगा 25-30% से रिटर्न दिया इवन ऑयल इंडिया ने। लेकिन वो 5 साल पहले है ना, वो कब था कि जब कोविड क्राइसिस आया था। करेक्ट। तो वो कोविड क्राइसिस की वजह से पता है आपको नेगेटिव प्राइस चला गया, तो 5 से के में आपको लगेगा अरे अच्छा खासा रिटर्न दिया है CAGR ना ऑलमोस्ट। अगर मैं ONGC की बात करूं, जस्ट टू शो यू कितना CAGR रिटर्न है, चलो मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ, बाद में हम लोग ये बात करते हैं। देखिए ये चार्ट नहीं है लेकिन ये बेसिकली उनके प्राइसिंग का है। तो अगर आप देखो, अगर ओवरऑल अगर आप 52 वीक्स, अभी वो 33% डाउन है, ऑल ऑयल इंडिया 51% डाउन है, ठीक है। पी 7 के और 8 का है, पी इतना क्यों कम रहता है, एवरेज 17 है। रीजन यही होता है कि वॉलेटाइल होती है, कोई भी कंपनी अगर वॉलेटिलिटी रहती है ना उनके प्राइसेस में, और वो ओवर द टाइम इतना रिटर्न नहीं देती है, तो उनका पी रेशियो हमेशा कम होगा। आप देखना मेटल यानी टाटा स्टील और वो सब का पी रेशियो भी अराउंड 5 to 6 के 7 के आसपास ही घूमता है, ज्यादा नहीं होता है। मेटल्स के भी मे बी 5 to 20 के बीच में ही घूमेगा, उससे ज्यादा नहीं घूमेगा। तो ये इसलिए इनको पी रेशियो कम मिलता है, क्योंकि ये साइक्लिकल बिजनेस है। ये काफी हद तक कमोडिटी के प्राइस पे डिपेंडेंट होता है। अगर कमोडिटी अच्छा चलेगी यानी इसके लिए ऑयल है तो ये चलेगा, अगर नहीं हुआ तो प्रॉब्लम है। करेक्ट। तो ROE ROC तो चलो ठीक ठाक है, लेकिन दूसरी एक जो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप हम लोग सेल्स की ओर देखा है, 24% से बढ़ा है और प्रॉफिट 47, तो सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों कंपनी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्पेशली ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज की ही बात मैं कर रहा हूँ। जब हम लोग रिटर्न देखते हैं तो अगर आप देखो रिटर्न 20 साल का इसका 21% है, और ऑयल इंडिया का 40% है, तो आपको लगेगा यार सही है, CAGR रिटर्न 3 साल का सिर्फ 6% है, 3 साल में नहीं किया है, और ऑयल इंडिया ने तो भी 30% किया। लेकिन आप ये जो आप देख रहे हो स्टॉक प्राइस, करेक्ट 5 साल में लगे, लेकिन आप देखो 10 साल का देखो, ये मैंने 10 साल का निकाला है। अब 10 साल का प्राइस था ऑलमोस्ट 219, और 1 मिनट में यहाँ से दिखा देता हूँ। अगर आप देखो 10 साल पहले प्राइस था ऑलमोस्ट 212 के आसपास, और अभी कितना है, अभी आ गया 228, यानी वहीं के वहीं है।
ये तो क्या हुआ कि यहां से आप 5 साल में देख रहे हो तो रिटर्न दिख रहा है। करेक्ट। और ये था कोविड का टाइम, इसके वजह से नीचे था। सिमिलरली अगर आप ऑयल इंडिया भी देखोगे, ऑयल इंडिया भी अगर आप 10 साल के टेन्योर में देखोगे तो ऑयल इंडिया ने सही किया है। ऑयल इंडिया ने अगर आप देखो ना तो अच्छा खासा भागा है। 10 साल पहले वो कितना था, अराउंड 190 था, और वो अच्छा खासा ना 730 के आसपास थे। अभी वो कुछ 300 के अराउंड, कितना है ये, 300 400 के आसपास है। ओके, तो ये अच्छा खासा भागा, लेकिन ओएनजीसी ने उस तरह से रिटर्न नहीं दिया है। ओके। और अगर हम लोग बाकी सब डेटा की भी बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी तो मैंने ऑलरेडी कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी में सेल्स में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आ रहा है, वो दिक्कत नहीं है। अभी भी काफी सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से स्टॉक 30 से 40% बढ़ सकता है एंड ऑल दैट, बट मेरे को प्रॉब्लम कुछ बेसिक फंडामेंटल में है ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की, वो हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। और मैं अपना पर्सपेक्टिव भी बताऊंगा कि आपको इस कंपनीज में क्या है, क्योंकि ये कमोडिटी बिजनेस है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइज सिलेक्टिंग दिस कंपनी। तो अगर हम लोग स्टॉक परफॉर्मेंस की, तो मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना कि जिस दिन वो लोग ज्यादा कमाने लगे ना, अगर ऑयल प्राइस बहुत बढ़ गया तो वो विंडफॉल टैक्स लगा देते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट। अब विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स यही होता है कि भाई उसके वजह से कहते हैं ना कि ज्यादा टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी गवर्नमेंट ले जाती है। तो वो बेसिकली उसके वजह से ना इनको उस तरह का कभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता नहीं है। कुछ जो भी होता है वो गवर्नमेंट के हाथ से है। तो इन दोनों कंपनी के लिए एक सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम है। अगेन, काफी सारे हर्डल्स होते हैं। देखो, ऑयल प्रोक्योर करना कोई इजी बात नहीं है, बहुत रेगुलेटरी इश्यूज होते हैं। तो अगर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन की बात करें तो बहुत सारे रेगुलेटरी हर्डल्स और रिस्क होते हैं। नए डिस्कवरी जो करते हैं वो लोग, जैसे सी के अंदर, और वो सब बहुत ही खर्चा होता है। और अभी तो क्या हो रहा है कि वो लोग बॉम्बे हाई पे, मुंबई हाई पे बहुत ही डिपेंडेंट है। तो वहां से कुछ डिकेट से वहां एक्सप्लोर करें, लेकिन वहां प्रॉब्लम आ सकती है। तो वो चीज आपको देंगे। इवन ऑयल इंडिया की बात करें तो उनका जो बेस है ना वो ओएनजीसी से तो काफी छोटा है। ओके। और लेकिन और इसके लिए ना उनके एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। सो देन ऑल्सो नो, वो मेनली क्या होता है कि वो नॉर्थ ईस्ट ऑयल ब्लॉक्स पे डिपेंडेंट होती है, लेकिन वहां भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। अगेन, जैसे मैंने बोला, ऑयल प्राइस का मूवमेंट की वजह से जब इनका प्रॉफिटेबिलिटी में ऊपर नीचे है, तभी मार्केट है ना अपने आप पी रेशियो इनका कम कर देता है। करेक्ट। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग प्रोडक्शन ग्रोथ की बात करें ना तो गैस प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 5.1 BCM है Q3 FY25 का। अगर इन लोगों का, अगर हम लोग ऑयल इंडिया की बात करें तो 4% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। और नेचुरल गैस प्रोडक्शन 3.3 BCM है FY25 का। तो वो ठीक है, यानी इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन उनका जो ओवरसीज एसेट है ना जो ओएनजीसी के, वो है वैनकोर और शक्लेन शक्लेन, और वो अच्छा चल रहा है। ओके। अभी रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशियो, यानी इनके पास जो प्रोडक्शन करते हैं उसके सामने रिजर्व कितने हैं, तो वहां एक नीचे गिर रहा है। और अगर आप देखो ना तो ऑलमोस्ट रिजर्व टू प्रोडक्शन 10.4 इन 2025 है, कि बहुत ही कम है। यानी बहुत ही कम है। उनको जल्दी नई डिस्कवरी लानी पड़ेगी ओएनजीसी को, जो अभी तक ला नहीं पा रहे। सिमिलरली ऑयल इंडिया का भी रिजर्व टू प्रोडक्शन रेशियो कम है। यानी वो कहते हैं ना कि आप जो चीज निकाले हो वही अगर कम हो रही है तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए न्यू डिस्कवरी पे ये लोग काफी खर्चा करना चाहते हैं। ओके। इवन ये लोग एक्सप्लोरेशन में इसलिए जो एग्रेसिव थोड़े हैं, तो वो KG-982 बेसिन पे काफी हद तक वो लोग प्लान कर रहे हैं कि वहां से कोई नई डिस्कवरी आए। ओके। अगेन, रीडेवलपमेंट मुंबई हाई का कर रहे हैं विथ BP। BP यानी ब्रिटिश पेट्रोलियम, तो उससे रिकवरी शायद 44% से बढ़ सकते हैं। सिमिलरली ऑयल इंडिया भी नए एक्सप्लोरेशन नॉर्थ इंडिया में कर रहा है। अब ये क्या होता है कि ये जिस तरह से एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं ना, देखो ये किस्मत की बात है। अगर कोई डिस्कवरी आ गई तो बल्ले बल्ले सडनली उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन इफ एंड बट्स में ज्यादा चीजें चलती है। ओके। अभी पीछे कुछ महीनों से आप बोलोगे कि तपन ये 70 रुपीस के नीचे, $70 के नीचे जा रहा है तो ये स्टॉक्स गिरेंगे। या देखो, ये बहुत कुछ प्राइसिंग है। कुछ महीनों से ये ऑलरेडी, जैसे मैंने बताया, 30% से ज्यादा गिर चुके हैं। ओके। तो ये बताता है कि भाई ऑलरेडी मार्केट इसको
कैप्चर कर रहा है कि ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है उसके वजह से डिमांड कम रहेगी। और पहले वो $75 to $80 का पकड़ के चल रहे थे, अभी वो 70 to $72 $75 का समझे कि यहाँ से ऑयल प्राइसेस रहेगी। ओके। अभी बजट एलोकेशन तो देखो यार, इनका क्या होता है कि इनकी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पे चलता है, तो वो गवर्नमेंट एडजस्ट करती रहती है। अगेन ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ऑल दैट, नो, इनका बेसिकली क्या है कि बढ़ता है लेकिन स्लोली एंगेज, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगेन पब्लिक सेक्टर है। सो उनके जो ऑयल ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी जो ऑयल फील्ड्स में आती है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट और वो सब काफी हाई रहता है। ओके। सिमिलरली ऑयल इंडिया का भी ना काफी एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन ऑपरेशनल कॉस्ट काफी है, तो वहां के वजह से ना प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। अगेन क्या हुआ था कि काफी कम एलोकेशन हुआ था गवर्नमेंट से, और अप्रूवल में भी काफी हद तक नो अड़चने आ रही है, तो आगे जाके वो लोग किस तरह से डिस्कवरी लाएंगे वो देखना रहेगा, लेकिन डिस्कवरी पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है इनके। अगेन ओवरऑल जैसे मैंने बोला जियो पॉलिटिकल रिस्क एंड ऑल दैट, वो एक पॉजिटिव है कि वहां अभी थोड़ा कम हो रहा है। होपफुली रशिया यूक्रेन क्राइसिस संभल जाएगा, होपफुली वहां भी। तो अब जब वो ऑयल ऐसे ये सब क्राइसिस थमते हैं ना, तो ऑयल और नीचे जाता है, जब क्राइसिस बढ़ते हैं तो ऑयल ऊपर जाता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इनका जो करंट प्रोडक्शन है ऑलमोस्ट 5.2 MMT ऑयल है, और 5.1 BCM गैस का है, जैसे मैंने बोला ओएनजीसी का। और वैसे ही प्रोडक्शन ऑयल इंडिया का 0.87 है MMT, और 0.83 BCM है ऑयल इंडिया का। यानी कहते हैं ना 1/5 से भी कम ऑयल इंडिया है कंपेयर टू ओएनजीसी। ओके। अगेन ओवरऑल अगर आप बात करो तो आगे जाके वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं, तो डीप वाटर डिस्कवरी के लिए दो प्लान कर रहे हैं। इवन ऑयल इंडिया भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के ना काफी हद तक नॉर्थ ईस्ट में डिस्कवरी करने का वो प्लान कर रहा है। लेकिन जैसे मैं बोला था, इनका प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला कि एक ही मेन है कि क्योंकि ये हाईली डिपेंडेंट होते हैं ऑयल प्राइसेस पे, उनका कुछ भी बोलो कभी ना कभी प्रॉब्लम आ ही जाता है। और अगर कहीं प्रॉफिट बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट आके ले जाती है। तो ये सब स्टॉक कैसे है, देखो मैनेजमेंट तो काफी हद तक गाइडेंस अच्छा ठीक ठाक दे रहा है, यानी मैनेजमेंट बोल रहा है कि भाई हम लोग 3.4% के CAGR से नेक्स्ट 2 साल 3 साल में ग्रो करेंगे फॉर ONGC। इवन मैनेजमेंट जो ऑयल इंडिया के वो प्लान करे कि हम लोग 4 मेट्रिक टन ऑयल एंड 5 BCM गैस आउटपुट प्लान करें नेक्स्ट 2 साल में। तो प्लान तो बड़े हैं, लेकिन क्या वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये स्टॉक तो बहुत सस्ते हैं यार, ऑलरेडी बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, लेकिन वही है कि ये ये स्टॉक जो होते हैं ना वो 30-40% बढ़ भी जाते हैं, ऐसा मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन फिर क्या होता है वापिस के कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इंटरफियरेंस या कोई न्यूज आ गई या जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, कुछ ना कुछ होते रहता है जिसके वजह से ये वापस लाइमलाइट में आके ऊपर नीचे होता है। तो अगर आपको एक रेंज में खेलना है तो आई थिंक दिस आर द स्टॉक यू कैन थिंक अबाउट, बट ऑनेस्टली अदरवाइज आई विल नॉट गो फॉर इट। देन ऑल्सो अगर ONGC ने ऑयल इंडिया में बात करोगे तो ऑयल इंडिया ने काफी अच्छी रिकवरी दी है कुछ सालों में, लेकिन क्या वो कंटिन्यू करेगा वही एक बोलने की बात है। अगर पर्सनल मेरे को ओपिनियन दोगे तो मैं तो यही बोलूंगा कि भाई I will stay away from this stock. There are many stocks at this level available at 30-40% down, then why I have to go here? Okay, तो वही दिख रहा है मुझे। अगेन ये मेरा सिर्फ मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप खुद का रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, डोंट बिलीव ऑन माई टॉक। बट यस दिस इज व्हाट आई बिलीव, एंड तो मैं तो दूर रहूंगा ऑयल एक्सपोजर। स्टिल आई फील दैट मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आर इन मच बेटर शेप। कल हम लोग लेंगे BPCL HPCL, वो सब कंपनी लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से उनका मॉडल बिजनेस मॉडल डिफरेंट है, तो किस तरह से वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं और क्या लग रहा है यहाँ से भी। ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल, दिस इज माय ओपिनियन। स्टिल ONGC ऑयल इंडिया में से भी आप थोड़ा संभल के करना है जो करना है वो। ठीक है। अगेन खुद का रिसर्च करके अगेन है चले। आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर इसमें डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड होप यू लाइक दिस, यू डू लाइक इट एंड शेयर इट। अब मैं क्या करता हूँ, आपके क्वेश्चंस आंसर ले लेता हूँ जो आप लोगों ने पूछे थे, और मैंने एक फ्री गिफ्ट दी है और वो ले लेना। और नेक्स्ट संडे 11 बजे वी आर मीटिंग लाइव, ओके, जहाँ आपको पता चलेगा किस तरह से आपको पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर करना है एंड ऑल दैट।
तो अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है सुनील मेहता का कि सर व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ईजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी। ईजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी, 1 मिनट। वो डिजिटल एंड कैश बेस्ड सॉल्यूशन बैंक को देता है। ओके। तो भाई सर्किट डाउन है, ये तो यार सट्टा वाला स्टॉक लग रहा है। ओ 117 से क्या हो गया भाई इसको। नहीं यार, ये तो डाउन सर्किट ही लग रहा है यार, 91% गिर गया है। ओके। प्रॉफिटेबिलिटी में तो 194 करोड़ का लॉस। क्या है इसमें, कुछ तो हुआ होगा। ऐसा तो एक्सपेंस क्या बढ़ गया यार, पता नहीं इसमें क्या हुआ है, लेकिन स्टे अवे फ्रॉम दिस स्टॉक। ऐसे स्टॉक में जाना ही कहाँ है कि जब 5 साल का भी सेल्स नेगेटिव ही जा रहा है, प्रॉफिट ही नेगेटिव जा रहा है। कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टॉक। क्या नाम है, सुनील मेहता जी। ओके। संदेश भिलाड़े 797 गिव योर व्यू ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लाइक डैम कैपिटल। वेल, डैम कैपिटल देखो, ये मार्केट पे बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, और ये लोग आईपीओ के लिए भी काफी हद तक नो देते, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी है। ओके। और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्पॉन्सर, यानी एडवाइजरी होती है। तो मार्केट के, अगर मार्केट गिरेगा तो ये गिरेगा। ओके। अब इनिशियली जब वो आईपीओ आया था तो अच्छा खासा था, लेकिन अभी आईपीओ के प्राइस से अगर आप देखो तो 53% गिर चुका है। करेक्ट। अगर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो मार्केट बेस्ड ही है। तो उस तरह से देखें, लेकिन अभी अच्छा खासा गिर चुका है। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज कमिंग एट अ लेवल वेयर यू कैन थिंक अबाउट दिस टाइप ऑफ स्टॉक्स। ओके। लेकिन ये मार्केट और गिरेगा तो ये और गिरने के चांसेस ये, लेकिन इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई थिंक नॉट अ बैड स्टॉक। जस्ट यहीं कहीं आसपास वो जाके रुकेगा। 55% ऑलरेडी गिर चुका है, और भी थोड़ा गिर सके। बाय द वे गाइस, हमारे जो भी मेंबर्स हैं, हमने ऑलरेडी कल एक लार्ज कैप और मिड कैप का रेकमेंडेशन दिया था। तो प्लीज जाके जरूर देख लीजिए। एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, और दूसरी या रेलवे में भी एक जो बहुत ही गिर गया, वो स्टॉक मैंने दिया है, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। आपका मेल आईडी और हमारी सर्विस देखते हैं तो हमने लिंक दिया गया है, उसको चेक कर सकते हो आप, जिन्होंने हमारी सर्विस नहीं ली। ओके। देन शिवराज छेत्री 2492, गुड टॉपिक डिस्कस, थैंक यू। सीमा बेल बोल रही है थैंक्स तपन जी, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इनसाइट फॉर दिस सेक्टर पैरामीटर्स दिस एक्सलेंट, थैंक यू थैंक यू। रवि मोरे 2055 बोले सर एच एल डिपेंड ऑन जीई इलेक्ट्रिक फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, हाउ एल एच एल विल एग्जीक्यूट ऑर्डर इन टाइम एंड ट्रम्प टैरिफ फैक्टर विल फर्दर इंक्रीज द प्राइस। वो तो प्रॉब्लम है ही रवि मोरे। और बीच में इंजन का बड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो ऑलरेडी इनकी 6 महीने से फाइटर प्लेन्स का डिले हो रहा है, बहुत ही बड़ा बैकलॉग है। एक्सपेक्टेशन बहुत है एचएएल से, लेकिन अभी तक तो खड़े उतर नहीं पाए हैं। वो आपने देखा होगा, वो एयर शो में ऑलरेडी जो चीफ थे एरो के, उन्होंने बोल दिया ना कि यार आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद देयर डिलीवरी। नो, आप लोग बहुत डिले कर रहे हो, कब आएगा ये सब। तो वो भी अच्छी, जो जिस तरह से बोला था ना कि वो अच्छा नहीं था, अच्छा तो नहीं था, लेकिन फैक्ट बोला था। तो लेट्स सी एचएल कब डिलीवरी, लेकिन टाइम लगेगा। और ऊपर से ये टैरिफ बैरिफ का चक्कर डायरेक्टली एचएल को किस तरह से इम्पैक्ट आएगा वो देखना पड़ेगा। हाँ, जी इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहे हैं तो वहां थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हाँ, उनको अपनी डिलीवरी काफी फास्ट करनी पड़ेगी, काफी डिलीवरी में उनका बहुत ही डिले आ रहा है। देन वंदन सिंगलवंडू 8243 बोले सर प्लीज भेल पे वीडियो बनाए। आई थिंक भेल पे मैंने एक ऑलरेडी बना चुका हूँ 2 वीक पहले, जहां मैंने एबीबी सीमेंट्स और भेल की बात की थी। आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो, कैपिटल गुड्स पे बनाया था, ऑलमोस्ट 2 वीक हो गए। तो वो जाके आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं गाइस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग हो, आशा रखता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और प्लीज पुट योर कमेंट बॉक्स, योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई सी यू सून नेक्स्ट टाइम। सी यू देन, बाय बाय।